हेलो बच्चों। तो डे 1 का प्लान हम करने वाले हैं जैसा हमारे प्लान के अकॉर्डिंग है। 1 मई है ना, यानी 1 मई को हमारा पहला दिन है और पहला दिन का जो हमने प्लान किया है उसमें हमारे पास 2 चैप्टर हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और दूसरा है केमिकल काइनेटिक्स। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा पढ़ाने नहीं आया हूँ और ऑब्वियसली बात है कि हमें पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। और सही बात यह है कि हमें पूरा पढ़ना चाहिए, बट हमें एटलीस्ट कितना तो पढ़ के जाना चाहिए उसकी बात हम करने वाले हैं, ठीक है। कि हमें इसके बगैर तो इस चैप्टर के लिए नहीं जाना है कि इसके बगैर हम जा रहे हैं क्या, वो आपको देखना है। बाकी आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन मैं वो बताने वाला हूँ कि चैप्टर में आपको एटलीस्ट ये तो पढ़ के इस कंसेप्ट की, इस टॉपिक की कंफर्मेटरी तो लगा के जाना ही जाना है। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जिसको आपको वाकई में पढ़ के जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैसे तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो यहाँ पर इसमें होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसमें हमें पढ़ के जाना है। आपको क्या क्या चीज़ें याद रहनी चाहिए वो मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन में आपको पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, कितने लूज हुए हैं, यानी कि एन याद होना चाहिए आपको, नंबर ऑफ एन्स, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, गेन हुए। सेल रिएक्शन को ही सेल में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी कि आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए। कैसे कैथोड एनोड की तरह लिखा जाता है, तो ये मैंने जो साइन लगाया है, सेल रिएक्शन अगर आई है तो सेल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन यदि आया हुआ है तो आपको सेल रिएक्शन समझ आनी चाहिए कि ये इसकी सेल रिएक्शन होगी, तभी कुछ बात आगे बनेगी हमारी, ठीक है। फिर आपको आना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि कैथोड माइनस एनोड होता है, वो करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है कैथोड माइनस एनोड का। फिर तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट हुई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये सब कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चल रहा है ना। इतना एटलीस्ट आपको करके आना है। कैथोड माइनस, यहाँ पर हमें ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। ईएमएफ ऑफ द सेल का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप जितनी बार चाहे उतनी बार याद करें, समझ के जाएं प्लीज। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग, ऊपर ऑक्सीडेशन की, याद रखिएगा ऊपर ऑक्सीडेशन की क्या रखना है आपको, कंसंट्रेशन रखना है, और नीचे जो रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर रखना है। और स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट का जरूर ध्यान रखना है, अगर स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट है तो उसको पावर लगानी है, यहाँ पर क्या लगानी है, पावर लगानी। तो मैं यहाँ पूरा पढ़ाने नहीं आया हूँ, बट इतना बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला। यहाँ से आपको सेल ईएमएफ निकल जाएगा जब आप इसको वाकई में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, 10 12 15 क्वेश्चन इसके लगाएंगे तो। क्लियर हुआ? तो ये बिल्कुल आपको करके जाना है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसा मैंने आपको कहा था यहाँ पर, ठीक। इतना हुआ। अब सेल तो निकाल लिया, लेकिन सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें रिलेशन आ जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल का रिलेशन के लिए जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है आपको। तो ई सेल 0 हो जाता है तो ई नोट सेल, ये रिएक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर रिलेशन लिख रहा हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है 591 एन लोग केस, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और ये एक फॉर्मूला और हो गया, हमारे पास 2 फॉर्मूला हो गए, ठीक है। चौथी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर डेल्टा जी आपको आना चाहिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ, एक ये फॉर्मूला होता है। एन यहाँ पर वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एफ क्या हो गया यहाँ पे, फेराडे कांस्टेंट, ठीक। अब डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फिर रिलेशन के लिए एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ पर, जो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 लोग आर टी लोग केस, ये वाला फॉर्मूला बनता है आपका डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। 4 फॉर्मूले आपको दे दिए मैंने, 4 फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आएगा,
फोर फॉर्मूले में कोई सी भी वैल्यूज आपको दे देगा, वैल्यू को पुट करके आपको फाइनल आंसर निकालना है, वैल्यू का आंसर निकालना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल स्वाभाविक है न्यूमेरिकल आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि चारों फार्मूले को बिल्कुल अपने अंदर समा लीजिए, बिल्कुल उसको एकदम पक्का कर लीजिए, तभी मजा आने वाला है। इतना तो आपको एटलीस्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और इनके क्वेश्चंस लगा लीजिए तो आपको फायदा। एटलीस्ट इतना करके आपको क्या करना है, जाना है, इतना तो आपको करके जाना है, ये तो मैं आपको कहूंगा। अब इसके बाद दूसरा पोर्शन स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस। वो एक अलग टर्मिनोलॉजी है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, डजंट मैटर, मैं नहीं कह रहा हूँ आप नहीं पढ़िए, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इसके बाद इसको कंफर्म कर लीजिए पहले, ये तो आपको फाइनली आना चाहिए इतना पोर्शन, तो तभी आप कॉन्फिडेंस से जा सकेंगे, है ना। क्वेश्चन आएगा और इसको आप सोल्व करके आएंगे। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो होता है कंडक्टेंस को लेकर, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कॉलरॉस लॉ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं फिर पढ़ने को आपको, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आप करके जाएं, ताकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वाकई आप एग्जाम देने के बाद आए और आपको लगा नहीं कि हम नहीं करके आ सके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब हम आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स पर, इतना एटलीस्ट करके जाना आपको। अभी अपन आ जाते हैं यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स। बहुत अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स भी अच्छा चैप्टर है, लेकिन इतना आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। और चूंकि ये भी फिजिकल केमिस्ट्री से है, तो यहाँ से भी पॉसिबिलिटी न्यूमेरिकल्स आने की ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं वो एक एक्यूरेट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वो स्टैंडर्ड पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ पर आपको रुकना है केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स वैसे तो बहुत लोगों का फेवरेट होता है ये, और ऐसा लगता है कि हाँ आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें करके जानी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमारे पास एक तो जीरो ऑर्डर है और एक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन है, उस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, वही हमारे न्यूमेरिकल की इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में लिखता हूँ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पर आएगा K इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन और T। ये एक मैंने एक फॉर्मूला बना दिया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन रखनी है आपको, यहाँ पर फाइनल, और यहाँ पर टाइम, तो आपका K आ जाएगा। यदि आपको टाइम दे रखा है और टाइम गिवन है तो K, और K गिवन है तो टाइम, यहाँ से आप कर सकते हैं अरेंजमेंट इसका। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसी के लिए जीरो ऑर्डर में एक और फॉर्मूला आ जाता है टी हाफ निकालने का। तो टी हाफ के लिए जो फॉर्मूला है उसको याद रखिए आप, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K, इसको आप याद रखिएगा। ये आपका होता है फॉर्मूला टी हाफ के लिए, हाफ लाइफ टाइम के लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दो फॉर्मूले आपको स्पेशली याद करके भी जाने हैं। 8-10 क्वेश्चन में इन फॉर्मूले को लगाना है, तो आपको श्योरिटी मिल जाए कि हाँ आपको फार्मूले से क्वेश्चन करना आ गया, फार्मूले लगाने आ गया आपको। क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हम फॉर्मूले लिखेंगे K वाला, इसको रफ कर देता हूं मैं तो आपके लिए और इजी रहेगा। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यदि हमें K निकालना है तो K का जो फार्मूला है वो आएगा यहाँ पर 2.303 ऑन T log इनिशियल माइनस फाइनल। सिंपल सा फार्मूला है, देखिए लोग इनिशियल वैल्यूज रखनी है, फाइनल रखनी है, यहाँ पर टी रखना है ये। तो ये इंटीग्रेटेड लॉ इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला है। टाइम गिवन रहता है, कंसंट्रेशन दे रखी है, तो आप के निकाल सकते हैं।
ठीक है। इसी का टी हाफ बहुत ही सिंपल, ये याद करना आपके लिए बहुत इजी रहेगा, 693 है ना अपॉन के। जैसे कि देख लीजिए 6 और 3 कितना होता है 9, 639, ये याद रखिएगा 0.693 अपॉन के। तो टी हाफ आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मिल जाएगा। तो दो फॉर्मूले हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और 2 ही फॉर्मूले किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर भी 4 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए बताए इंपॉर्टेंट, 4 फॉर्मूले मैंने जीरो ऑर्डर के लिए बताए, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताए और जीरो ऑर्डर के लिए, दोनों के लिए। केमिकल काइनेटिक्स में भी 4 फार्मूले मैंने बताए। इन 4 फार्मूलों को अप्लाई कीजिए, अच्छे से इन पर क्वेश्चन बनाइए, तब जाके अपन बात करते हैं। इतना यहाँ पर आपने कर लिया ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद आप जाइए केमिकल काइनेटिक्स में और भी चीजें हैं, जैसे मॉलिक्यूलरिटी है, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, क्लियर है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। तो उसके बाद काफी चीजें हैं, वो समझना आपको है कि एटलीस्ट हमें इतना तो करके जाना है। तो यदि आप इतना करते हैं, इतना एटलीस्ट करके जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट में भी रहने वाले हो आप, और अच्छे से आप करने वाले हो, सच बता रहा हूं मैं आपको, है ना। बस आपको क्वेश्चंस के अप्रोचिंग को समझना है। तो डिफरेंट सैंपल पेपर से आप यदि क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट समझे, उनके अप्रोच को समझें, और अप्रोच को समझने के बाद अप्लाई करें फॉर्मूलेस। सिर्फ फॉर्मूले आने से क्वेश्चन आ जाएगा ये मैं नहीं कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं कि फॉर्मूले तो आने ही चाहिए आपको, फॉर्मूले में तो भूलना नहीं है, लेकिन उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है, क्वेश्चन की अप्रोचिंग क्या है, क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है, किस तरह से आपके माइंड को बुक समझना होगा वहाँ पर, और वो समझना होगा आपको प्रैक्टिस करके। तो 5-5 घंटे हमारे पास दोनों चैप्टर्स को लेके आराम से हम बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो 10 घंटे का टाइम कल दीजिए आप इन दोनों चैप्टर्स के लिए, ठीक है। और अगले जो 2 चैप्टर है उसके लिए मैं आपको कल देता हूँ वीडियो, इतना ध्यान रखिएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टाइम मुझे कम टाइम में करना है, ठीक है। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच यार। ओके, गुड बाय।